हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसएसटी। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर 2, जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हमने कवर किया था रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हमने कवर किया था विजयनगर अम्पायर। आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं मुगल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल्स इंडिया में आए थे जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई थी। बाबर ने हराया था जो लास्ट दिल्ली सल्तनत का रूलर था, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मुगल रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और किस तरीके से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो चलिए, वाइल द दिल्ली सल्तनत वीकेंड, जब दिल्ली सल्तनत वीकर हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, ए टर्किक मंगोल रूलर एंड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जिसका नाम था बाबर, और ये आया था समरकंद जो कि मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है, तो ये वहाँ का रूलर हुआ करता था, वहाँ से इसको भगा दिया था और ये जाकर अफ़गानिस्तान में रह रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम लोदी का एक गवर्नर जो कि लाहौर में था, उसने बाबर को इनवाइट किया कि वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक करे, यानी कि इब्राहिम लोदी पर अटैक करे। ठीक है, उसके बाद बाबर पंजाब के रास्ते हरियाणा पहुंचा। वहां पर पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ इसने 1526 में लड़ाई लड़ी, जो बाद में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानी गई। इस बैटल में बाबर रिलाइड हैविली ऑन गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी एंड मैच लॉक गन्स विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इन वारफेयर इन इंडिया। तो बाबर ने ज़्यादातर रिलाई किया गन पाउडर पे, फील्ड आर्टिलरी पे और मैच लॉक गन्स पे, जो कि रिसेंटली इंडिया के वारफेयर में यूज़ की गई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैच लॉक गन जो है वो किस तरीके से होती है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मैच लॉक गन की पिक्चर है। ठीक है, एक साइड में इसमें गन पाउडर दे रखा है और एक साइड में इसकी जो बुलेट्स होती हैं, इसमें जो डलती थी वो राउंड होती थी, वो दे रखी हैं, और बीच में थ्रेड सी दे रखी है जिसे हम मैच कहते हैं। तो ये मैच को जला दिया जाता था, तो जब ट्रिगर को प्रेस करते थे तो ये मैच, जो जलता हुआ मैच, ये टच करता था गन पाउडर को और फिर अल्टीमेटली फायर होता था। तो इस तरीके से आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने दिल्ली का थ्रोन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, एक छोटी सी मिनिएचर है बैटल ऑफ पानीपत का, जिसमें बाबर की जो आर्मी है आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर ये यूज़ कर रही हैं फील्ड आर्टिलरीज, और यहाँ पर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ है इस लड़ाई में। ठीक है, अब है बाबर एंड इंडिया। बाबर लेफ्ट ए कैंडिड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू। तो बाबर ने एक कैंडिड ऑटोग्राफी यानी कि खुद के बारे में बाबर ने लिखा, जो कि बिल्कुल सही लिखा बाबर ने। ठीक है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू मानी गई है, जिसे बोला गया है बाबर नामा। ठीक है, इन इट ही कम्स आउट एज ए कल्चर्ड एंड इंटेलेक्चुअली क्यूरियस। तो इसमें बाबरनामा में बाबर जो है बहुत कल्चर्ड है और इंटेलेक्चुअल क्यूरियस बताया गया है इसको। कल्चर्ड मीन्स इसको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान था, आर्ट एंड क्राफ्ट का ज्ञान था इसको, और इंटेलेक्चुअली क्यूरियस मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था चीज़ों को जानने के लिए। विद कीन एप्रिसिएशन फॉर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को बहुत अप्रिशिएट करता था, पोएट्री को अप्रिशिएट करता था, एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स से इसको ज़्यादा लगाव था। ठीक है, कुछ इन्होंने इसने बर्ड्स के बारे में कुछ डिटेल लिस्ट भी दी है अपने इसमें बाबरनामा में। फ्रूट ट्रीज़ के साथ इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, यानी कि फ्लोरा के साथ। और बट ही वाज ऑल्सो ए ब्रूचल एंड रुथलेस कॉन्करर। उसके अलावा ये बहुत ही ब्रूटल था और बहुत ही रुथलेस था, मतलब कि बिल्कुल दया नहीं थी इसमें। इंटायर पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ को स्लॉटर कर देता था, मार डालता था, वुमेन और चिल्ड्रन को स्लेव बनाता था, और प्राइड महसूस करता था मरे हुए लोगों के जो गर्दनें होती थी उनको काट के उनका स्कल का टॉवर बनाता था, उसमें वो प्राइड महसूस करता था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर वाज नोस्टैल्जिक अबाउट सेंट्रल एशिया एंड फाउंड इंडिया टू बी ए कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स। तो बाबर को सेंट्रल एशिया की बहुत याद आती थी, क्योंकि ये था ही वहीं से, उज़्बेकिस्तान से, और इंडिया कुछ ज़्यादा इसको लुभा नहीं पाया। इसने कहा कि इंडिया में कुछ उतना चार्म्स नहीं है। ठीक है, इतना इंडिया अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन सेम टाइम उसने ये एक्नॉलेज किया है इंडिया के बारे में, क्या कहा उसने, हिंदुस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, एंड हैज़ मासीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मौजूद है। थ्रू द रेनी सीजन द एयर इज़ रिमार्केबली फाइन। जब रेनी सीजन होते हैं तो एयर बहुत अच्छी हो जाती है, नॉट टू बी सरपास्ड फॉर हेल्थीनेस एंड चार्म, कि इतनी फ्रेश हो जाती है कि अच्छी हेल्थ और चार्म भी इसको जो है वो कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं इस अच्छी हवा का, ताज़ी हवा का।
देर आर काउंटलेस आर्टिजन्स एंड वर्कमैन ऑफ एवरी सॉर्ट इन हिंदुस्तान। हर प्रकार का यहाँ पर आर्टिजन और वर्कमैन है हिंदुस्तान में। परहैप्स फॉर द लास्ट लास्ट रीजन स्पेशली इंडियाज वेल्थ। लेकिन जो लास्ट रीजन है जो कि इंडिया की वेल्थ है, उसको देखते हुए ही डिसाइडेड टू स्टे एंड बिल्ड हिज एम्पायर इन इंडिया रेदर दैन रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इंडिया की वेल्थ को देखते हुए और इंडिया में बहुत सारे आर्टिजन्स और वर्कमैन थे हर किस्म के, ये इसने जब देखा तो इसने इंडिया में रुकने का डिसाइड किया, बल्कि सेंट्रल एशिया वापस जाने के। नेक्स्ट है आफ्टर बाबर्स डेथ। तो 1526 में बाबर इंडिया में आया, पहली लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो गद्दी पे आया, उसको अंपायर को एक साथ एकजुट रखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और एक रूलर था शेर शाह सूरी। ठीक है, इसकी डर की वजह से ये भाग गया था ईरान, हुमायूं। ठीक है, तो शेर शाह जब ये ईरान चला गया तो शेर शाह सूरी ने क्या किया, सुर अंपायर एस्टेब्लिश कर दिया ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और बहुत सारे उसने लास्टिंग रिफॉर्म्स किए, जो कि काफ़ी देर तक वो रिफॉर्म्स ने काम किए। ठीक है, लेकिन इसका एम्पायर जो था ज़्यादा देर तक नहीं टिका, शॉर्ट लिव्ड था। और हुमायूं ने बहुत जल्द जो उसने टेरिटरीज हार रखी थी शेर शाह सूरी से, वो दोबारा से उसने कैप्चर कर ली इससे, शेर शाह सूरी से। तो ये सब होने से पहले क्या हुआ था, हेमू नाम का एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर और चीफ मिनिस्टर था, किसके रूल में, सूरीज के रूलर में। उसने दिल्ली को कैप्चर कर रखा था। ठीक है, उसका नाम था असल में हेमाचंद्रा विक्रमादित्य। ठीक है, इसने दिल्ली को कैप्चर कर रखा था। ये सूरी जो डायनेस्टी थी उसका एक मिलिट्री कमांडर था। दो इंजॉइंग सम मिलिट्री सक्सेस ही वाज इंजर्ड ऑन द बैटल फील्ड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में इंजर्ड हो गया था। ठीक है, जब अकबर के साथ इसकी लड़ाई हुई, जो कि बाबर का ग्रैंड सन था, हुमायूं का बेटा। अकबर ने इसे पकड़ा और अकबर के सामने इसको पेश किया गया और इसको वहाँ पर इसकी गर्दन काट दी गई। और अकबर ने दिल्ली का जो थ्रोन था उस पर दोबारा रिक्लेमेशन किया और मुग़ल जो इसकी टेरिटरीज थी उसको आगे बढ़ाया। अब पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में। ठीक है, डिक्लेयर्ड एम्पर एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में ही अकबर जो था वो एम्पर बन गया था, क्योंकि हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरकर मर गया था। उसके बाद 13 साल की उम्र में ही अकबर जो था वो एम्पर बन गया था, मुगल एम्पर बन गया था। ठीक है, अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। तो अकबर भी चल पड़ा कि पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट को मुगल कंट्रोल के अंडर लाने के लिए। इन हिज रेन वाज ए ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस शेप्ड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रेटजी। तो जो इसका रेन था अकबर का, बहुत ज़्यादा ब्रूटल था अकबर भी बाबर की तरह, और टॉलरेंट भी था कहीं ना कहीं, और बहुत सारे एम्बिशंस और ये स्ट्रेटजी से चलता था अकबर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अकबर ने अपनाई थी अदर दैन मिलिट्री स्ट्रेटजीज। इन अर्ली कॉन्क्वेस्ट, जो पहले की कॉन्क्वेस्ट थी, ठीक है, फॉलोइंग मैनी ऑफ हिज प्रिडेसर्स, अकबर ने अपने जो प्रिडेसर्स थे जैसे बाबर हुमायूं, उनको फॉलो करते हुए, ठीक है, बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है, जैसे इसने चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो राजस्थान में है राजपूत का, उस पर इसने कोई मर्सी नहीं दिखाई। 5 महीने तक इस फोर्ट को अकबर ने घेर रखा था। ठीक है, क्यों घेर रखा था, क्योंकि वो फोर्ट जो था एक पहाड़ी के ऊपर था, उसको इतना इजी नहीं था कैप्चर करना। बहुत मोटी मोटी दीवारें थी उस फोर्ट की। ठीक है, और वहाँ पर सीधी खड़ी चढ़ाई थी। अकबर की आर्मी को बहुत मुश्किल हो रही थी उसे कैप्चर करने के लिए, और राजपूत सोल्जर्स का बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन देखने को वहाँ पर अकबर को मिल रहा था। दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस टू मुगल आर्मी। अकबर को बहुत ज़्यादा लॉस इस लड़ाई में देखना पड़ा, जो 5 महीने तक घेर कर रखा था इस फोर्ट को। लेकिन फाइनली फोर्ट को उन्होंने ब्रीच कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में जो थे राजपूत सोल्जर्स मारे गए थे। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जो थी, उन्होंने जब इन्होंने ब्रीच कर दिया फोर्ट को, तो वुमेन ने क्या कर दिया, जोहर कमिट किया। अब देखते हैं जोहर क्या है। व्हाट इज जोहर? व्हेन इन्वेडिंग टर्की और मुगल आर्मीज कॉन्कर्ड ए टेरिटरी, जब भी कभी टर्की या फिर मुगल आर्मीज किसी टेरिटरी को कॉन्कर करती थी, दे ऑफन टुक वुमेन एज स्लेव्स और अब्यूज्ड देम। तो वुमेन को एक गुलाम के तौर पे वो ले जाते थे और उन्हें अब्यूज करते थे। ठीक है, there are historical examples of Rajput women jumping into mass fires to avoid being captured and enslaved. ठीक है,
तो वुमेन जो थी खास करके राजपूत वुमेन्स थी, जब ये कैप्चर कर लेते थे किसी फोर्ट को, ठीक है, तो वो राजपूत वुमेन्स क्या करती थी, इन मास फायर्स में खुद को जला देती थी, खुद को मार डालती थी, और इसको जोहर कहा जाता था और माना जाता था कि ये एक हीरोइक एक्ट है ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस एंड मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग वंस ऑनर, अपना ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वुमेन ऐसा करती थी। तज वैन अकबर फाइनली ब्रोक इनटू द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जब अकबर फाइनली चित्तौड़गढ़ फोर्ट को अंदर घुसने में उसकी जो आर्मी थी कामयाब हो गई, हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन लेड बाय देयर क्वींस एंड नोबल वुमेन कमिटेड जोहर, तो जो वहाँ की रानी थी विद देयर नोबल वुमेन, ठीक है, एंड अदर क्वींस, उन्होंने जोहर कमिट किया इस टाइम पे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने उस फोर्ट में तकरीबन 30,000 सिविलियंस को मार डाला, और जो सर्वाइविंग वुमेन और चिल्ड्रन थे उनको गुलाम बना लिया। इस टाइम में अकबर की उम्र थी महज 25 साल। तो उसने इस विक्ट्री का एक मैसेज भेजा, जो मैसेज हम पढ़ते हैं वो क्या था, इसने कहा वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग ए नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफिडल्स। अकबर ने ये मैसेज भेजा कि हम बहुत ज़्यादा फोर्ट्स और टाउन्स जो कि इनफिडल्स को बिलोंग करते हैं उसे कैप्चर करने में हम कामयाब हुए हैं। इनफिडल्स मीन्स जो किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, अपना रिलीजन छोड़ के दूसरा रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि काफिर। हैव एस्टैब्लिश इस्लाम देर, वहाँ पर हमने इस्लाम एस्टैब्लिश किया, ये अकबर ने कहा। विद द हेल्प ऑफ अवर ब्लड थर्स्टी स्वार्स, हमारी खून की प्यासी तलवारों की मदद से, वी हैव इरेज द साइंस ऑफ इनफिडेलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान। हमने अपनी खून की प्यासी तलवारों की मदद से जो ये इनफिडल्स हैं, जो ये काफिर है, इनके दिमाग से हमने जो इनफिडेलिटी है कि दूसरे रिलीजन को ना अपनाने की जो ये चीज़ है, इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं बहुत सारे प्लेसेस में और पूरे हिंदुस्तान में भी। ये अकबर ने मैसेज भेजा आफ्टर विनिंग चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है। अकबर फॉलोड हिज प्रिडेसर्स इन हिज थॉट ऑफ हिज, ठीक है, अकबर ने जैसे हमने ऊपर ही देखा वो हर कॉन्कस में अपने प्रिडेसर्स को फॉलो करता था, ठीक है, ब्रुटैलिटी दिखाता था। फिर अकबर कहता है कि ए मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट ऑन कॉन्क्वेस्ट, एक मोनार्क को हर वक्त कॉन्टेस्ट कॉन्क्वेस्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर नहीं करेगा तो उसकी आर्मीज उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। एज हिज एम्पायर ग्रू, जैसे जैसे अकबर का एम्पायर बढ़ता गया, ही इंक्रीजिंगली यूज पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज टू स्टेबलाइज इट, तो अकबर ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज भी अपनाना शुरू कर दी अदर दैन मिलिट्री स्ट्रेटजीज। तो वो क्या थी इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज? ही एंटेड इनटू मैरिजेस अलायंसेस विद प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स, तो वो मैरिजेस अलायंसेस बनाना उसने शुरू कर दिए नेबरिंग जो किंगडम होते थे उसके, उनके साथ, ठीक है, उनके जो होती थी उनकी बेटियां, उनके साथ ये शादियां करता था, ठीक है। वेलकम्ड राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट, जो राजपूत और रीजनल लीडर्स थे अपने कोर्ट में बुलाता था। इसने जजिया एबॉलिश किया जो दिल्ली सल्तनत ने लगा रखा था, ठीक है, टैक्स लगा रखा था नॉन मुस्लिम्स पे। और एक सोच डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल, ठीक है, एक इसने डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल वो इसने प्रमोट किया, जिसका मतलब था पीस विद ऑल, की सबके साथ शांति, और टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ्स, ठीक है। थ्रू इंटरफेथ डायलेक्ट्स, तो ये बहुत सारे इंटरफेथ डायलेक्ट्स के थ्रू, यानी कि अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को बुला के बातचीत करता था, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स इन हिज पोजीशंस एंड अदर बोल्ड रिफॉर्म्स, हिंदू ऑफिशियल्स को हाई पोजीशंस पे अपॉइंट करना और बड़े बड़े और रिफॉर्म्स करना, ये अकबर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही, ठीक है। अकबर एक्सपेंडेड एंड स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर, अकबर ने इस तरीके से अपने एम्पायर को स्टेबलाइज किया और एक्सपेंड किया। इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मैनी राजपूत रूलर्स, राजपूत रूलर्स की सपोर्ट भी इसने इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से गेन की। उसके बाद इसका एक कोर्ट हिस्टोरियन और बायोग्राफर था अबू फैजल, उसने रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया कि अकबर ने क्या कहा, उसने वो रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या रिकॉर्ड किया। इसने रिकॉर्ड किया कि अकबर कहता है फॉर्मली आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विद माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम, पहले मैं लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम को कबूल करने पे मजबूर करता था, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एज आई ग्रू इन नॉलेज, जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ी, आई वॉज ओवरवेल्ड विद शेम, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। क्यों शर्म महसूस हुई? नॉट बीइंग ए मुस्लिम माई सेल्फ, कि मैं पूरी तरीके से मुस्लिम को इस्लाम को फॉलो भी नहीं कर रहा था, ठीक है। इट वॉज अनमीट टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच, तो ये जो दूसरों को मैं फोर्स करता था
कि इस्लाम को अपना लें वो इनएप्रोप्रिएट था, जबकि अकबर का कहना है कि मैं खुद भी इस्लाम को पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था। बट कॉन्स्टेंसी इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोसलीट्स। प्रोसलीट्स होते हैं जो कन्वर्टेड पीपल हैं, ठीक है। फिर अकबर कहता है कि मैं उनसे क्या लॉयल्टी की उम्मीद करूं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनसे मैं क्या लॉयल्टी की उम्मीद करूं, जबकि मैं खुद ही इस्लाम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा हूं। फिर जो अकबर का रेन था 50 साल तक रहा, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 1556 से लेकर उसकी डेथ तक 1605 में, ठीक है। वाइल इट्स मिडिल पीरियड वाज रिलेटिवली पीसफुल, जो अकबर की रेन का मिडिल पीरियड था बहुत पीसफुल रहा, लेकिन जो उसके लास्ट के 15 साल थे वो इन्वॉल्व रहे फ्रेश मिलिट्री कंपेन्स में। कहाँ किए इसने फ्रेश मिलिट्री कंपेन्स? कश्मीर में किए, सिंध में किए, डेक्कन इंडिया में किए और अफगानिस्तान में। इसने लास्ट जो उसके रेन के 15 साल थे ये इसने इन लड़ाइयाँ लड़ने में बिताए। अब एक पेंटिंग यहाँ पर दिखा रखी है कि अकबर जो है वो अपने कोर्ट में बैठा हुआ है और स्कॉलर्स हैं और दो जीसुइस्ट हैं, यानी कि दो क्रिश्चियंस यहाँ पर बैठे हुए हैं अकबर के कोर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये एक और 5 स्टोरी एक पिक्चर दे रखी है किसी मॉन्यूमेंट की, देखते हैं क्या है ये। द 5 स्टोरीड पंचमहल एट फतेहपुर सिकरी। एक फतेहपुर सिकरी जो अकबर ने सिटी बनाई थी, वहाँ पर एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसका नाम है पंचमहल, ठीक है, जो कि आज प्रेजेंट डे आगरा में मौजूद है। डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट, अकबर इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, लिखना भी नहीं जानता था, ठीक है, और पढ़ना भी नहीं जानता था। डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट। अकबर जो था वो ज़्यादा उत्सुक था किसमें? पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को एक्सप्लोर करने में। एंड शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन क्लासिकल इंडियन थॉट, और क्लासिकल इंडियन थॉट में इसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और ज़्यादातर ये क्या करता था, स्कॉलर्स को, विद्वानों को अपने कोर्ट में इनवाइट करता था। ही एस्टैब्लिश्ड ए हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सिकरी। इसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेट करवाता था ये, ठीक है, इंडियन टेक्स्ट को और पर्शियन टेक्स्ट को। उसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनवाया था फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पर मेजर संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में कन्वर्ट करवाता था। और इसने महाभारता को पर्शियन में कन्वर्ट करवाया, जिसका नाम दिया इन्होंने रज़्मनामा, और जिसका मीनिंग होता है बुक ऑफ वॉर। और फिर रामायणा को भी इसने ट्रांसलेट करवाया विद 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग्स मीन यानी कि जो बड़ी पेंटिंग होती है उसका हूबहू सिमिलर एक छोटी पेंटिंग उसने रामायणा में 176 मिनिएचर पेंटिंग्स इसने बनवाई। उसके बाद भगवत गीता और पंचतंत्रा को भी इसने ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में। तो अभी हमने क्या देखा कि अकबर ने महाभारत को ट्रांसलेट करवाया, रामायणा को ट्रांसलेट करवाया, भगवत गीता और पंचतंत्र को भी ट्रांसलेट करवाया इसने, किसमें? पर्शियन में। फिर उसके बाद आता है जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। वो भी अपने पिता की तरह उसका लव फॉर आर्ट था और आर्किटेक्चर था, ठीक है। और उसने भी दक्कन में जाके अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश की। उसके बाद जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां, जिसने भी काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी, और इसको याद किया जाता है एक फेमस मोनूमेंट के लिए जो है ताजमहल आगरा में। द ताजमहल इज इवन टुडे रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बात हम सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। दिस इमेंस पीरियड फॉर्म्ड द पीक ऑफ एन इमेंस फ्लावरिंग ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो पीरियड था, मुगल पीरियड था, इसमें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, ठीक है। क्या फ्लरिश हुआ? इसमें हुमायूं टॉम बनाया गया दिल्ली में, रेड फोर्ट बनाया गया दिल्ली में, और आगरा में जैसे कि हमने देखा ताजमहल बनाया गया। उसके अलावा जो क्लासिकल आर्ट थे, म्यूज़िक ऑफ इंडिया था, वो भी मुगल पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, ठीक है। और एज ऑल्सो रिमार्केबल वर्क्स ऑफ कैलीग्राफी एंड मिनिएचर पेंटिंग्स। कैलीग्राफी होता है कि किसी की राइटिंग को हूबहू कॉपी करना, जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। और मिनिएचर पेंटिंग्स भी बहुत सारी इस पीरियड के दौरान बनवाई गई थी मुगल रूलर्स के द्वारा। और यहाँ पर एक मिनिएचर पेंटिंग आपको दिखा रखी है। ये क्या दिखा रखी है कि पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ रामायणा, जो हमने ऊपर पढ़ा कि रामायणा को ट्रांसलेट किया गया था पर्शिया में, ठीक है। और उसमें मिनिएचर पेंटिंग्स 176 अकबर ने डलवाए थे। और इस मिनिएचर पेंटिंग में क्या दिखा रखा है कि रामा जो है वो एक गोल्डन डियर को चेज कर रहे हैं। ये हैं रामा और ये गोल्डन डियर को चेज कर रहे हैं। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है औरंगजेब भी। वी मैंशनड अर्लियर द फ्रीक्वेंट वायलेंट सक्सेशंस ड्यूरिंग द सल्तनेट पीरियड।
हमने सल्तनत जब पार्ट 1 में कवर किया था, हमने ये देखा था कि हर 3 में से जो 2 दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते थे, उनकी सक्सेशन बहुत वायलेंट होती थी और उनका एवरेज रेंज जो होता था वो तकरीबन 9 साल होता था, ठीक है? यही चीज़ रिपीट हुई शाहजहाँ के सक्सेशन में, ठीक है? जब शाहजहाँ बीमार पड़ गया 1657 में, तो शाहजहाँ ने ये विश किया, ये उसने अपनी इच्छा दिखाई कि जो उसका दारा शिकोह जो बड़ा बेटा है उसको वो थ्रोन सौंप कर जाएगा, ठीक है? लेकिन जो दारा शिकोह का छोटा भाई था, यानी कि जो शाहजहाँ का बेटा था, दारा शिकोह से छोटा था, औरंगज़ेब ने सीरीज़ ऑफ बैटल्स में उसको हराया और फाइनली उसको मार डाला और उसका कटा हुआ सिर उसने शाहजहाँ के सामने पेश किया। इसको मारने के बाद औरंगज़ेब ने और 2 जो उसके भाई थे उनको भी हटा दिया। एक को उसने अरेस्ट कर दिया, एक को उसने मार डाला और तीसरे को उसने क्या किया? बाहर निकाल दिया, सेंड सेकंड इंटू एक्साइल। क्यों ऐसा किया उसने? टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंजेस टू हिज रूल। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को भी आखिरकार लास्ट में आगरा फोर्ट में उसने इम्प्रिजन कर दिया, जहाँ पर अल्टीमेटली वो मर जाता है शाहजहाँ। और 1658 में औरंगज़ेब ने खुद को एम्परर घोषित कर दिया और खुद को टाइटल दिया उसने आलमगीर, जिसका मीनिंग था कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, और इसका रेन रहा 49 ईयर्स, ठीक है? तो अभी हमने औरंगज़ेब के बारे में क्या देखा कि 1657 में शाहजहाँ जो था बीमार पड़ जाता है। उसने विश किया कि उसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह वो एम्परर बनेगा, लेकिन औरंगज़ेब ने उसको हराया, उसकी गर्दन काट के शाहजहाँ को पेश कर दी। अपने 2 और भाइयों को भी उसने, एक को पकड़ लिया, दूसरे को उसने बाहर निकाल दिया और शाहजहाँ को उसने इम्प्रिजन कर दिया आगरा फोर्ट में, जहाँ पर वो मर गया। और 1658 में औरंगज़ेब ने खुद को एम्परर ऑफ द मुगल्स घोषित कर दिया और खुद को टाइटल दिया आलमगीर, जिसका मीनिंग है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखते हैं थिंक अबाउट इट। यहाँ पर क्या था कि हमने देखा कि दिल्ली सुल्तान्स का एवरेज रेंज जो था वो 9 साल था, लेकिन ये जो एवरेज रेंज इन टाइम ऑफ मुगल्स था वो था 27 ईयर्स। ये कब तक था? ये औरंगज़ेब की टाइम पीरियड तक था। लेकिन जो औरंगज़ेब के बाद जो भी मुगल एम्परर्स आए उनका एवरेज रेंज रहा 16 ईयर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, औरंगज़ेब के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। औरंगज़ेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर्स। औरंगज़ेब मिलिट्री मैटर्स में काफ़ी स्किल्ड था। उसने कंडक्टेड मैनी कंपेन्स, जैसे कि उसके प्रेडेसर्स करते आए थे, बहुत कंपेन्स किए इसने, और इसने साउथ के भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स को कॉन्कर कर दिया। अंडर हिज रेन मुगल एम्पायर रीच्ड एट इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन। मुगल एम्पायर के अंडर सॉरी औरंगज़ेब के एम्पायर के अंडर जो मुगल एम्पायर था वो अपने ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? क्योंकि इसने डेक्कन को भी कवर कर लिया था औरंगज़ेब ने। फिर क्या था कि औरंगज़ेब हैड टू स्पेंड लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वॉर आफ्टर वॉर इन दक्कन। दक्कन यानी कि साउथ इंडिया में आखिर के 25 साल, जो उसका 49 ईयर्स का रेन था, आखिर के 25 साल इसने दक्कन में लड़ाइयों के बाद लड़ाइयाँ ये लड़ता रहा। बहुत बड़ी आर्मी इसने रख रखी थी उन कंपेन्स के लिए, जिस वजह से क्या हुआ, इसकी जो ट्रेजरी थी वो डिप्लीट होगी, खजाना खाली हो गया और बहुत ज़्यादा इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पे था बोझ पड़ गया। इंडीड दिस इज ऑफन कंसीडर्ड वन ऑफ की फैक्टर्स इन द रैपिड डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। तो ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के ये जो स्टेप्स थे, बड़ी ज़्यादा आर्मी मेंटेन करना, जिसे ट्रेजरी पे लोड पड़ा, ट्रेजरी खाली हो गई, ये एक कारण माना जाता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद जो था मुगल पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। फिर कहा जाता है कि औरंगजेब जो था वो सुन्नी सेक्ट को बिलोंग करता था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, सिंपल लाइफ यानी कि ऑस्टर लाइफ जीता था। अपने पिता के विपरीत ये बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स और ओकेजन्स को मनाता था, और इसने बहुत सारी प्रैक्टिसेस को बैन कर रखा था जो कि अन इस्लामिक थी, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, ठीक है? और इसने दोबारा से जजिया को रीइम्पोज किया ऑन नॉन मुस्लिम्स, और जो पिलग्रिमेज टैक्स था हिंदूज पे, उसको भी इसने दोबारा से लागू करवाया, ठीक है? जो कि दोनों अकबर के द्वारा एबॉलिश किए गए थे। फिर यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई गई है औरंगज़ेब की, ठीक है? औरंगज़ेब एक हॉक यानी कि बाज के साथ अपने कोर्ट में बैठा है, अपने छोटे बेटे के, किसी एक छोटे बेटे के सामने, ठीक है? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि औरंगजेब्स मोटिव्स वर प्राइमरीली पॉलिटिकल, कि औरंगजेब के जो मोटिव थे वो ज़्यादातर पॉलिटिकल थे। दैट इज़ टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर्स डोमिनेंस। क्या था उसका उद्देश्य? कि अपने एम्पायर को वो स्ट्रेंथन करे और डोमिनेंस दिखाए, ठीक है?
They also gave examples of grants of assurances of protection he gave to some temples. और कुछ स्कॉलर्स कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि औरंगजेब ने कुछ टेम्पल्स को ग्रांट्स भी दे रखे थे और प्रोटेक्शन भी दे रखी थी। वाइल पॉलिटिक्स डिड प्ले ए पार्ट इन हिज डिसीजंस, जबकि ज़्यादातर उसके डिसीजंस में जो पॉलिटिक्स वो ज़्यादा प्ले करती थी, ठीक है, रेदर देन स्ट्रेटजी। औरंगजेब्स ओन फरमान, जो ये फरमान से देता था, वो उसके जो पर्सनल रिलीजियस मोटिव्स को उसमें वो क्लियर रखता था, ठीक है। फिर इन 1669 में क्या हुआ, उसने ऑर्डर दिया अपने गवर्नर्स को जो थे सभी मुगल प्रोविंसेस के। क्या ऑर्डर दिया कि जितने भी स्कूल्स और टेम्पल्स हैं जो इनफिडल्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो काफिरों को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनको तोड़ा जाए और उनकी टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को गिराया जाए। ये इसने फरमान दिया 1669 में। और उस फरमान के बाद क्या हुआ, बनारस में टेम्पल तोड़ा गया जो कि प्रेजेंट डे वाराणसी में है। मथुरा में टेम्पल तोड़े गए, सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा गया और बहुत सारे जैन टेम्पल्स और सिख गुरुद्वारास भी तोड़े गए। फिर क्या था कि दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वाज आल्सो विजिबल इन हिज परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ अदर सेक्ट्स इंक्लूडिंग सूफीज एंड ऑफ ज़ोरेस्ट्रियंस। जो ज़ोरेस्ट्रियंस कौन होते हैं, जो पारसीस होते हैं इंडिया में जो आए थे पर्शिया से। औरंगजेब ने जो अदर सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स थे उनको भी इसने परसिक्यूट किया, मजबूर किया अपना रिलीजन को अपनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद है लेट्स एक्सप्लोर। इसमें बता रखा है कि औरंगजेब का जब लास्ट टाइम था उसने लेटर लिखा अपने दो बच्चों को। उस लेटर में क्या लिखा इसने कि आई केम अलोन, मैं अकेला आया था, एंड आई एम गोइंग अवे अलोन, मैं अकेला जा रहा हूँ। आई नाउ नॉट आई नो नॉट हु आई एम एंड वट आई हैव बीन डूइंग, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री एंड द पीपल, मैंने देश के लिए और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया और फ्यूचर में कोई होप नहीं है। मैं हेल्पलेस रहा सारी ज़िंदगी और मैं हेल्पलेस ही यहाँ से जा रहा हूँ। फिर कहता है कि व्हाट डू दिस वर्ड्स टेल अस अबाउट औरंगजेब, हाउ डू यू फील अबाउट देम। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो वर्ड्स औरंगजेब ने अपने लेटर में लिखे दो बच्चों को, इससे क्या पता चल रहा है औरंगजेब के बारे में और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर है दोबारा से थिंक अबाउट इट, इसको हम छोड़ देते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस टू द मुगल्स। जैसे हमने ऊपर दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत, वैसे ही मुगल्स के बाद पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस टू द मुगल्स की मुगल्स को किन किन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मुगल्स को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। ये हम कवर करेंगे अपनी पार्ट 3 में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।